नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कोविड-19 संक्रमण के दोगुना होने की अवधि पिछले 3 दिन में 10.9 दिन हुई। देश में ठीक होने वालों की दर 23.3% हुई। भारत में मई के अंत तक रैपिड परीक्षण किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। देश में 400 से अधिक लाइफलाइन उड़ानों से आवश्यक तथा चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति की गई। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी दोपहर का भोजन दिया जाएगा। गुजरात में फंसे करीब 5,000 विस्थापित कामगारों को उनके गृह प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचाया गया। त्रिपुरा ने कोविड-19 की जांच के लिए बिना संपर्क में आए नमूना लेने का मोबाइल कियोस्क बनाया। और जाने-माने अभिनेता इरफान खान का कैंसर से निधन। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि कोविड-19 की स्थिति में दिन प्रतिदिन उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। पिछले 3 दिन में देश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की दर दोगुनी होने में 10.9 दिन लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन में ये दर दोगुनी होने में 10.2 और पिछले 14 दिन में 8.7 दिन लगे। There is a doubling rate which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, our doubling rate of cases was around 3 days. For the last 14 days, our doubling rate had been 8.7 and for the last 7 days it had been 10.2 and today for the last 3 days when we calculate it is roughly 10.9. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 307 जिले संक्रमण मुक्त यानी ग्रीन जोन में हैं। 297 जिले ऑरेंज जोन में हैं, जहां संक्रमण के कुछ मामले हैं और 128 जिले रेड जोन में हैं, जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं। उन्होंने कहा कि इनकी संख्या में रोजाना बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और जितनी जल्दी संभव हो सके अधिक से अधिक जिलों को संक्रमण मुक्त करने की जरूरत है। अधिक संक्रमण वाले जिलों को कम संक्रमित तथा उसके बाद संक्रमण मुक्त जिलों की श्रेणी में लाने के आकलन पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 7 दिन में 76 जिलों से और पिछले 14 दिन में 45 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 39 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन से और 17 जिले ऐसे हैं जहां 28 दिन से कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आया है। ये सुधार के संकेत हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 23.3% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में 2 जिले ऐड हुए हैं और 1 जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से अधिक संक्रमित 20 देशों की जनसंख्या का योग भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है। उन्होंने कहा कि अधिकतम संक्रमण वाले इन 20 देशों की तुलना में भारत में कोविड-19 से मौत की संख्या 200 गुना कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित अभी कोई भी उपचार मान्य नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के रैपिड परीक्षण किट का निर्माण मई महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी के रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 6 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है, जिनमें 4 का परीक्षण अंतिम चरण में है।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रेणु स्वरूप ने स्वास्थ्य मंत्री को अनुसंधान रणनीति की जानकारी दी तथा इस महामारी से निपटने की तात्कालिक और दीर्घावधि तैयारियों की कार्ययोजना से अवगत कराया। इन प्रयासों में वैक्सीन संबंधी अनुसंधान और देश में नैदानिक सुविधा का विकास शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 31,332 हो गई है, जबकि इस महामारी से 1,007 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी से संक्रमित 22,629 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक 7,695 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2300 से अधिक हो गई है। 110 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 357 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और 1,644 रोगियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 54 वेंटिलेटर पर हैं। इंदौर शहर में सबसे अधिक 1,466 संक्रमित लोग हैं। भोपाल में 428 जबकि उज्जैन में 119 मामले आए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने इंडस बैंक और इसकी सहयोगी कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के सहयोग से भोपाल और इंदौर के नागरिकों के लिए विशेष संजीवनी टेली हेल्थ सर्विस आज से शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संजीवनी टेली हेल्थ सेवा इंडस बैंक द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के अंतर्गत दी जा रही है। चिकित्सा सेवाएं अपोलो टेलीमेडिसिन नेटवर्क हैदराबाद के लगभग 25 डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाएंगी। 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली संजीवनी टेली हेल्थ सेवा में मेडिसिन, हृदय रोग, शिशु रोग, स्त्री रोग, आर्थोपेडिक, ENT जैसे विशेषज्ञों की सेवाएं मिलेंगी। यह सेवा सामान्य बीमारियों के मरीजों के लिए है, इसलिए कोविड-19 मरीजों का उपचार इस सेवा द्वारा नहीं किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित जानकारी और सेवाएं राज्य शासन की हेल्पलाइन 104 और 181 पर पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। कोरोना के अलावा अन्य सभी बीमारियों के लिए रोगी टोल फ्री नंबर पर फोन करके डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इस दौरान रोगी को अपना नाम, उम्र, रोग का विवरण और वर्तमान लक्षण बताना होगा, जिसके आधार पर डॉक्टर उसे सलाह देंगे और उसके मोबाइल पर दवा का पर्चा भेजेंगे। इस पर्चे को दिखाकर रोगी कहीं से भी दवाएं खरीद सकेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 729 नए रोगियों की पुष्टि होने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,318 हो गई है। आज 31 लोगों की मौत होने के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 400 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,388 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या 7,530 है। आज तक 1,29,931 लोगों की जांच की गई है। एक रिपोर्ट। मुंबई को अनाज, सब्जियां, फल और मसालों की आपूर्ति करने वाले नवी मुंबई के APMC बाजार में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद वहां के कुछ हिस्से 14 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर राजस्थान के कोटा में फंसे लगभग 2000 छात्रों को राज्य में वापस लाने के लिए राज्य परिवहन की 70 बसें आज दोपहर 12 बजे धुले से कोटा के लिए रवाना हुई। इसी बीच नागपुर के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी के एक अध्ययन में दिन के तापमान में वृद्धि और कोरोना वायरस के प्रसार में कमी के बीच 85% तक बहुत मजबूत सहसंबंध पाया गया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासन ने लेह जिले के नुब्रा घाटी में फैले कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में नमूनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेह और करगिल में बिना लक्षण के कोविड-19 के 2 रोगियों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और सतर्क हो गया है। लद्दाख में कोविड-19 संक्रमण के 6 सक्रिय मामले हो गए हैं। लेह में 250 से अधिक नमूनों की जांच के लिए भेजा गया है। करगिल में भी अगले 10 दिनों में काफी संख्या में नमूने इकट्ठे किए जाएंगे। लद्दाख के स्वास्थ्य सचिव रिगजियन सैम्फिल ने बताया कि 5 लोगों को छोड़कर ईरान से आए सभी जायरीनों के नमूनों की जांच की गई है। ईरान से लौटे जायरीनों में करगिल जिले के सनको क्षेत्र के 2 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक 29 फरवरी को करगिल पहुंचा था और करीब 2 महीने बाद उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। करगिल के स्वास्थ्य सचिव
रिगजियन सैम्फिल ने बताया कि आगे की जांच के लिए रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई है। लद्दाख प्रशासन लेह में नमूनों की जांच शुरू करने के लिए सभी प्रबंध कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से जांच किट लेह पहुंच गई है। केरल में राज्य सरकार केंद्र से अनुमति मिलने पर विदेश से आने वाले केरल वासियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष उड़ानों की अनुमति मिलने पर राज्य सरकार विदेशों में बसे केरल वासियों को वापस लाने के लिए तैयार है। प्रवासी केरल वासी कार्य विभाग ने इच्छुक प्रवासियों को वापस लाने के लिए 2 दिन पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद जिन यात्रियों में लक्षण नहीं पाए जाएंगे उन्हें उनके घरों में अलग रहने के लिए भेज दिया जाएगा। जिन यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें सीधे पृथक केंद्रों में भेजा जाएगा और उनके सामानों को संक्रमण मुक्त कर उनके घरों में भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा यात्रियों को समुद्री मार्ग से लाने की अनुमति मिलने की स्थिति में बंदरगाहों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है। अन्य राज्यों में रहने वाले केरल वासियों को लाने के लिए प्रवासी केरलवासी कार्य विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण आज शाम से शुरू हो जाएगा। इस बीच राज्य में कोविड-19 से संक्रमित 123 सक्रिय मामले हैं और 359 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय ने औषधीय पेय तैयार करने सहित कई उपाय किए हैं जिसके माध्यम से कोरोना संक्रमण से संघर्ष करने में लोगों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। सारंदा मंडल के मंडल वन अधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि ऐसे पेय पदार्थों से किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। यह बूस्टर प्राइमरी तौर से उन लोग को दिया जाएगा जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, जैसे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जिनमें ज्यादा खतरा रहता है इसका पेंडेमिक का संक्रमण होने का। तो इसके लिए अनुरोध होगा कि इस टाइप के हर्बल पेय पदार्थ को उपयोग करके अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जाए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ये लाभकारी औषधीय पेय तैयार किए जाते हैं। औषधीय पौधों से हर्बल पेय तैयार करने की पारंपरिक प्रथा कोरोना महामारी के समय मानव शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण बन चुका है। वर्षों से चले आ रहे हमारे पुराने चिकित्सा पद्धति और संस्कृति में शामिल औषधीय पौधे कोरोना के संक्रमण से हमें बचाने में एक कारगर उपाय साबित हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण निर्देशों में सारंडा वन प्रभाग के वन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए गए इस तरह के पेय से नए रोग प्रतिरोधक ड्रिंक्स को तैयार करें। यह इम्यूनिटी बूस्टर पेय हमारे कोरोना योद्धाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। सारंडा के वन कई तरह के औषधीय पौधों का घर रहा है। वन विभाग की टीम द्वारा तैयार प्रतिरक्षा बूस्टर ड्रिंक वहीं से आती है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिलीप बनर्जी के साथ मैं रांची से शिल्पी। देश भर में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 403 लाइफलाइन उड़ानें संचालित की गईं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी से लड़ाई में सहयोग के लिए लाइफलाइन उड़ान के माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। इन उड़ानों ने कल तक 3,97,000 किलोमीटर तक का फासला तय किया और 748 टन से अधिक आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं की आपूर्ति की। स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा जैसे निजी एयरलाइंस वाणिज्यिक आधार पर सामान वाहक विमान सेवाएं दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी एशियाई देशों के साथ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कोविड-19 से संबंधित राहत सामग्री लाने ले जाने के लिए वायु मार्ग विकसित किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य में फंसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 5,000 श्रमिकों को उनके घर भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फंसे कामगारों को निकालने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन निगम की बसें लगाई थीं। देशव्यापी पूर्णबंदी के बाद सूरत और अन्य शहरों में फंसे हजारों प्रवासी कामगारों को अपने वतन भेजने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष बसें चलाई जा रही है। आकाशवाणी से बात करते हुए श्रम निदेशक भव्य कुमार ने बताया कि राज्य परिवहन द्वारा तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रवासी कामगारों को अपने राज्य भेजा गया है। राज्य के कामगार शिविरों में रह रहे राजस्थान के लगभग 2,300 से अधिक प्रवासी मजदूरों को राज्य परिवहन की 84 बसों द्वारा उनके वतन स्थानांतरित किया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के प्रवासी
श्रमिकों को उनके मूल स्थानों पर पहुंचाने के लिए 100 बसें चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि सभी मजदूरों की पहले जांच की जा रही है और यात्रा दौरान सामाजिक दूरी भी बनाए रखी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र के श्रमिकों को भेजने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सूरत के जिला कलेक्टर ने 150 प्रवासी श्रमिकों के एक समूह को निजी बस से ओडिशा की यात्रा करने की अनुमति दी थी। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थपुर की यात्रा करने के लिए 36 प्रवासी श्रमिकों को भी ऐसी अनुमति दी गई है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। असम के गुवाहाटी से करीब 350 यात्रियों को लेकर 18 बसों ने आज राजस्थान लौटना शुरू कर दिया। इन बसों से हाल ही में कोटा से विद्यार्थियों को गुवाहाटी लाया गया था। इस बीच असम राज्य परिवहन निगम ने राज्य में अब तक 21,000 से अधिक लोगों के लिए एक से दूसरे जिले में आने जाने का प्रबंध किया है। राज्य सरकार ने आवागमन की अवधि अगले महीने की 2 तारीख तक बढ़ा दी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड-19 संक्रमण के दोगुना होने की अवधि पिछले 3 दिन में 10.9 दिन हुई। देश में ठीक होने वालों की दर 23.3% हुई। भारत में मई के अंत तक रैपिड परीक्षण किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। देश में 400 से अधिक लाइफलाइन उड़ानों से आवश्यक और चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति की गई। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी दोपहर का भोजन देने का निर्णय। गुजरात में फंसे करीब 5,000 विस्थापित कामगारों को उनके गृह प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचाया गया। त्रिपुरा ने कोविड-19 की जांच के लिए बिना संपर्क में आए नमूना लेने का मोबाइल कियोस्क बनाया। और जाने माने अभिनेता इरफान खान का कैंसर से निधन। सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने का निर्णय किया है। इससे करीब 11 करोड़ बच्चों को लाभ होगा। सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए दोपहर के भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में 11% बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसके लिए आवंटन बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दाल, सब्जी, तेल, मसाले और ईंधन की खरीद के लिए वार्षिक केंद्रीय आवंटन पहले 7,003 करोड़ रुपए था। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों से बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। श्री निशंक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत में ये बात कही। उन्होंने राज्यों से ये भी कहा कि वे अपने अपने राज्यों में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सुविधाएं प्रदान करें। श्री निशंक ने ऐसा प्रयास करने को कहा कि 33 करोड़ विद्यार्थियों को कोई कठिनाई न हो और वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में दीक्षा, स्वयं प्रभा और ई पाठशाला जैसे ऑनलाइन मंचों को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी का पूरा पाठ्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। एक राज्य को छोड़कर के देश के सभी राज्यों ने दीक्षा पोर्टल पर अपने को जोड़ा है और वो विद्यादान 1 करके हम लोगों ने इसको शुरू किया था। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम पूरे देश के छात्रों को दे पा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी अटकलों के बीच स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की उसकी योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड ने पहले कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा के नए कार्यक्रम के बारे में कोई निर्णय लेना और घोषणा करना मुश्किल होगा। हालांकि बोर्ड ने कहा कि इस संबंध में किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए उच्च शिक्षा प्राधिकरणों के साथ प्रवेश परीक्षाओं, प्रवेश तिथियों और अन्य मुद्दों से जुड़े सभी आयामों पर गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। बोर्ड ने यह भी कहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने से पहले सभी संबंधित पक्षों को 10 दिन पहले सूचना दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय कोविड-19 महामारी के कारण पूर्णबंदी की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए संकाय विकास कार्यक्रम के बारे में वेबिनार आयोजित कर रहा है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों के संकाय भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों को इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न माध्यमों और सॉफ्टवेयर के बारे में जागरूक करना है।
त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम ने अगरतला स्मार्ट सिटी के साथ सहयोग में एक ऐसा तिपहिया ऑटो रिक्शा डिजाइन किया है जो जगह जगह जाकर कोविड-19 के नमूनों का संग्रह करेगा। इस ऑटो रिक्शा में बनाया गया कियोस्क चारों ओर शीशे से घिरा होगा और स्वास्थ्य कर्मियों को नमूना लेने के लिए व्यक्तिगत रक्षा उपकरण पहनने की जरूरत नहीं होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का ये पहला सचल जांच वाहन होगा। मिजोरम में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सभी के लिए मास्क अभियान शुरू किया है। पूर्वी लुंगदार ICDS परियोजना के तहत 60 आंगनवाड़ी केंद्रों ने अब तक 1400 मास्क वितरित किए हैं, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और ग्रामीण स्तर के कार्यबल के स्वयंसेवकों ने तैयार किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि पोषक सामग्री के अलावा सुरक्षित मास्क स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं और लाभार्थी स्वेच्छा से ये मास्क तैयार करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने भारत म्यांमार सीमा पर स्थित सेलुला गांव में मास्क वितरित किए हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि उत्तर वनलाई फाई आंगनवाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं ने लुंगकावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी मास्क बांटे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति ने कहा है कि पूर्णबंदी में ढील देने से आर्थिक स्थिति की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी। वे कोविड-19 के बारे में इंडियाज रोड अहेड विषय पर राजधानी में एक गोलमेज बैठक में अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में आपूर्ति और मांग दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ रॉड्रिको ऑर्फ्रिन ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य से लेकर परिवहन और उड्डयन तक सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किया। विदेशों में फंसे लोगों को लाने में विदेश मंत्रालय ने अच्छा काम किया। देश में उत्कृष्ट नेतृत्व मिला और सभी ने मिलकर काम किया। चर्चा में भाग लेते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने बताया कि इस संकट से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय से और प्रभावी संदेश काफी लाभदायक रहा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेष कार्यक्रम श्रृंखला विशेषज्ञों की राय में आज कोविड-19 पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की अध्यक्षा डॉ उमा कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक और मधुमेह और उच्च रक्तचाप बीमारी से प्रभावित लोग कोविड-19 संक्रमण की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। बड़े बूढ़े लोग हैं उनमें इस बीमारी को होने की जो संभावना है थोड़ी ज्यादा हो जाती है और उनमें हो तो वो ज्यादा सीरियस रूप धारण करके मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है। और ऐसे ही दूसरे भी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जैसे कि जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की प्रॉब्लम या जो कैंसर के मरीज हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स चल रहे हैं, ऐसे ही कुछ और भी कंडीशंस इंक्लूडेड हैं। जैसे जैसे आदमी बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है वैसा उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है और जिसे हम एक प्रोसेस होती है उसको इम्यूनोसेनेसेंस कह देते हैं। तो इस वजह से उनमें इन्फेक्शन होने की और इन्फेक्शन होने पर फेटल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली के डॉ नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों को क्वारंटीन में रहना चाहिए और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस इन्फेक्शन दोनों की दोनों आम तौर से अपने आप ही सेटल कर जाते। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। तो फर्क आप नहीं कर पाएंगे, सेटल आप हो जाएंगे, लेकिन इसका बचाव अपने लिए जिससे कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत ना आए और उससे ज्यादा दूसरों को ना लगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि किसी इंसान को अगर हल्के रूप में कोरोना वायरस हुआ है तो जिससे उस इंसान को लगेगा वो भी हल्का ही होगा। वो इतना तीखा हो सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है, तो वो जानना जरूरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर NP सिंह परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री
तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने एनडीए सरकार पर कर्ज माफी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी प्रकार की कर्ज माफी नहीं की है और कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राइटिंग ऑफ क्या है और वेविंग ऑफ क्या है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इसलिए हमने देखा है नीरव मोदी को जेल में जाकर बैठना पड़ा, उनके संपत्तियों का नीलाम हो गया, उनकी संपत्तियां तोड़ी गई, उनकी संपत्तियां कब्जे में कर ली गई। तो ये सब हम देख रहे हैं। मल्ल्या का सारे रास्ते अब वहां भारत से भागने के रास्ते बंद हो गए हैं, उसको वापस आना ही पड़ेगा। ये जो सब हो रहा है ये इसका उदाहरण है कि किसी का कर्जा माफ नहीं किया है, बल्कि कार्रवाई जोर से चल रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को बट्टे खाते में डालने और माफ करने के बीच अंतर समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के मेलाहोरा गांव में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गांव की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। गोलीबारी में 1 महिला सहित 3 नागरिक घायल हो गए। श्री सुरेश एन पटेल ने आज सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने शपथ दिलाई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जाने माने अभिनेता इरफान खान का आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। 54 वर्षीय इरफान कैंसर से पीड़ित थे। 2018 में उनमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। 4 दिन पहले ही इरफान खान की मां का निधन हुआ था। पेट में संक्रमण के बाद उन्हें एक अस्पताल में गहन जांच इकाई में भर्ती कराया गया था। समाचार कक्ष की श्रद्धांजलि। इरफान खान का बॉलीवुड में सफर 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर और पीको जैसी फिल्मों से उन्हें खास पहचान मिली। ठीक है, आप बस ले लीजिए। ऐसे हर एक घंटे में गाड़ी रोक रोक के मेरा भी पेशेंस बाकी नहीं बचा है। नो, आई एम नॉट सेड एनीथिंग रॉन्ग। ये बर्डन क्या लगा रखा है आपने? इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है। बर्डन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। अरे थोड़ी देर आंख बंद करके शांति से सो जाइए। कुछ बातें कान के अंदर नहीं पड़ेंगी तो प्रलय थोड़ी आ जाएगी। कभी ये कभी वो ऐसे चलते रहेंगे, परसों तक नहीं पहुंचेंगे हम। ओके, चले। इरफान खान ने स्लम डॉग मिलियनर, अ माइटी हार्ट, जुरासिक वर्ल्ड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी अनेक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। उनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाई ने बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की। स्विमिंग पूल की स्पेलिंग आती है तुमको? यार जो बता दी तो नहाने देंगे। अच्छा चलो बताओ। हाँ? क्या है? स्विमिंग। हाँ तो ऐसे तो आगे आपने पहले आ गया। आगे तो आगे हिसाब लगा लो, उसमें क्या इतनी दिक्कत थोड़ी है। वही तो यार, नजर गई तो खेल है सब। सारा दिल तो वरना हमारा भी साफ है। भगवान ने हमें ऐसी आंखें दे दी, क्या करें। बस हवा ही भरी है गालों में, सुई चुभ जाए तो पिचक जाए। लोग गुस्से में बम नहीं बनते। इतना नजरों को झुका के मत चला करिए, सिर्फ सड़क की नजर आएगी और उसी तरह के लोग। जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। समाचार कक्ष से मैं आरती मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इरफान खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 संक्रमण के दोगुना होने की अवधि पिछले 3 दिन में 10.9 दिन हुई। देश में ठीक होने वालों की दर 23.3% हुई। भारत में मई के अंत तक रैपिड परीक्षण किट का निर्माण शुरू हो जाएगा। देश में 400 से अधिक लाइफलाइन उड़ानों से आवश्यक तथा चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति की गई। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी दोपहर का भोजन देने का फैसला। गुजरात में फंसे करीब 5,000 विस्थापित कामगारों को उनके गृह प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचाया गया।
त्रिपुरा ने कोविड-19 की जांच के लिए बिना संपर्क में आए नमूना लेने का मोबाइल कियोस्क बनाया और जाने-माने अभिनेता इरफान खान का कैंसर से निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।